देखो यहाँ पे सवाल नंबर 1 आपको समझ में आया था, 6 नंबर का था, और सवाल नंबर 1 का 1 का बी भी 6 नंबर का था। दोनों का ताल्लुक़ एक्टिविटीज़ से था। मैं रिवाइज़ कर देता हूँ, एक्टिविटीज़ से था, और दोनों सवाल 2 पैराग्राफ से लिए जाएंगे और हर एक 2 नंबर करके इस तरीके से आपको 6 सवाल करना था 12 नंबर का, ठीक है ना, एक्टिविटीज़ का। और उसके बाद सवाल नंबर 2 उसका ताल्लुक़ हिस्से नज़म से था। आपके निसाब में सिर्फ 2 ही नज़म रहेंगे, एक मार्फतुल्लाह और दूसरा फ़ी मदह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली नज़म कि आप 3 या 4 लाइन का तर्जुमा याद कर लीजिए, कोई 2 आपको करना रहेगा 4 नंबर का, और उसी में से किसी एक का आपको एराब लगाना रहेगा, हरकत लगाना रहेगा 1 नंबर का, तो 5 नंबर वो, और उसमें फिर एक 3 नंबर का है जिसमें आपको 2 मिसरे का क्या करना है, फिलअप करना है, और 1 मिसरे में आपको फिलअप नहीं करना है, खाली उसका टाइटल देना है। तो इस तरीके से 20 नंबर का सवाल हमने आपके सामने पूरा जो है क्लियर किया कि ये सवाल आएगा इस नंबर से, जिसमें आपको जो है वेब का और इस तरीके से क्रॉसवर्ड का पूरा आपको सिस्टम बता दिया कि वो आपको करना था, ठीक है ना। अब आपको 20 नंबर का 1 और 20 नंबर का 1, यानी 10 नंबर का 1, 10 नंबर का 1, 2 सवाल आपके पास बचा है, जिसको 3 सवालात में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो आता है वो है ग्रामर का, यानी हिस्से कवायद। हिस्से कवायद 10 नंबर का है, और 10 नंबर में से ये आपको ये कोशिश करनी है कि इसके निसाब बिल्कुल क्लियर कट हैं, और आपको इसमें कवायद में 10 में से 10 आना चाहिए, उसमें 1 नंबर भी कटना नहीं चाहिए, और नहीं कटेगा थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। मैं बताता हूँ कि आपको ग्रामर में क्या करना है। सबसे पहला सवाल ग्रामर का है, 1 नंबर का रहेगा, यानी उस पर ए डाला रहेगा, और वो आपको लिखा रहेगा कि मुरक्कब इजाफ़ी और मुरक्कब तौसीफ़ी, जो आपके इंग्लिश में भी रहेगा, उर्दू में रहेगा। क्या लिखा है, एडजेक्टिवियल और पोसिवियल, है ना। तो इस तरीके से दोनों आपको सेट करना है। कैसे करना रहेगा, ये सवाल जो दिया गया है इसमें आपको 4 दिया जाएगा, और किसी 2 को पहचानना है। पहचानने का मतलब ये कि आप जो है वो सेंटेंस लिखिएगा, वो 2 वर्ड लिखिएगा, और उसके सामने आप लिखिएगा मुरक्कब इजाफ़ी लिखिएगा, या इस तरीके से क्या लिखिएगा, मुरक्कब तौसीफ़ी। अगर आपको ये लिखने में दिक्कत है तो आप अंग्रेज़ी में जो वर्ड लिखा गया है कि POSSESSIVE, है ना, और इसको क्या लिखा गया है, एडजेक्टिव, ये लिखा गया है, ठीक है ना। तो अब देखिए ये सवाल कैसे हो सकता है, ये कहाँ से आप लिखेंगे। आपके सबक में कौन सा सबक है, वो सबक नंबर 2 या 3 में दिया है कि मुरक्कब इज़ाफ़ी और मुरक्कब तौसीफ़ी पहचान करके लिखिए। बुक भी देखिए आप लोग। सफ़ा नंबर 11, पेज नंबर 11 मिला, बुक में देखिए, मिला ना। देखिए पेज नंबर 11 में लिखा है कि मय्यिज़ बैना जुमलिल मुरक्कबी तौसीफ़ी वल मुरक्कबिल इज़ाफ़ी, मिला। अब देखिए अगर 4 दिया गया है, कितना दिया गया है, 4, और 4 में से किसी 2 को आपको इंडिकेट करना है, पहचानना है कि कौन मुरक्कब इज़ाफ़ी है और कौन मुरक्कब तौसीफ़ी। इसमें भी आपको जुमला लिख करके उसके सामने लिखना पड़ेगा कि ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है और ये मुरक्कब तौसीफ़ी। यहाँ पर जो ये 5 दिया गया है ना, 5, तो जो भी पेपर आपको मिलेगा उस पेपर में से ये 5 में से 2 इसमें से दिया गया है, ताकि आपके लिए आसानी से हल हो जाए, और बाकी जो 2 है वो असबाक में से दिए गए। जैसे मिसाल के तौर पर फर्स्ट पेपर में पहला और तीसरा दे दिया, और 2 अलग से दे दिया। अलग से मतलब
बाहर से मतलब किताब में से ही, जैसे लेसन नंबर 1 में से दे दिया, लेसन नंबर 2 में से दे दिया, लेसन नंबर 4 में से दे दिया, है ना। ऐसे ही दूसरे पेपर में दूसरा और चौथा दे दिया, फिर तीसरे में से पहला और पांचवा दे दिया। तो मतलब ये हुआ खुलासा कि अगर आप ये पांचों कर लेते हैं और इसी को जहन में रखते हैं तो आपका 2 नंबर का ये जवाब क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। जिसमें आप चाहें तो लिख सकते हैं कि पहला जो है वो मुरक्कब इजाफ़ी है। क्या है? मुरक्कब इजाफ़ी है। या आप वहाँ पे जो है अंग्रेज़ी में लिख दीजिए कि ये जो है पॉसिबल, है ना, ये जुमला वहाँ पे लिख दीजिए। और उसके बाद में दूसरा जो है वो मुरक्कब तौसीफ़ी है, तो आप इसको ऐसे ही लिख करके, और तीसरा जो है वो भी मुरक्कब तौसीफ़ी है, और चौथा जो है वो मुरक्कब इजाफ़ी है। क्या है वो? मुरक्कब इजाफ़ी। और पांचवा जो है वो तौसीफ़ी है। तो इस तरीके से ये आप पांचों जुमले लिख करके बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आपको जब पेपर मिले तो ये देखिए कि पेज नंबर 11 में से 2 कौन सा है, वो 2 लिख दो, और बाकी जो 2 है वो आप अपने हिसाब से लिख देना, तो वो 2 सही हो जाएगा, बाकी 2 चाहे सही हो चाहे गलत हो। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता दूं कि इसके ग्रामर के एतबार से पहचानने का तरीका तो बहुत से सिस्टमें हैं कि उसमें जैसे मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह का सिस्टम ये होता है कि ये मुब्तदा ख़बर का हो, या इस तरीके से तौसीफ़ी ये है कि दोनों में मुब्तदा ख़बर के अंदर मुताबिकत होना चाहिए कि अगर वो मुन्नस है तो मुन्नस होगा, वो मुज़क्कर है तो मुज़क्कर होगा, उस पर पेश है तो उस पर पेश होगा, उस पर अलिफ लाम है तो उस पर अलिफ लाम होगा। तो इस तरीके से ये ग्रामर का कायदा है। लेकिन आपको समझने की ज़रूरत इतना है कि जिस आखिरी जो हर्फ है उसके नीचे अगर वो ज़ेर होगा तो मुरक्कब इज़ाफ़ी होगा। क्या होगा? मुरक्कब। और अगर उस पर एक पे आखिर में जो वर्ड है 2 वर्ड होगा तो उस पर जो इज़ाफ़ी होगा उस पर आखिर वाले पे क्या होगा? अलिफ लाम होगा। क्या होगा? अलिफ लाम। ये अक्सरियत ये पहचानने का तरीका है। और आपको उतने ज़्यादा डीप में न जा करके सिर्फ ये कि ये हम परफेक्ट 5 कर लें, इसको हम लिख दें, और उसके बाद जो 2 बचता है तो उस पर हम अपने जो पहचानने का जो सिस्टम है उस पे आए। दूसरा यह है कि मुरक्कब इज़ाफ़ी के अंदर जो होता है उस पे का, की और के का तर्जुमा होता है। कोई भी मतलब क्या होता है इज़ाफ़ी में कि हम किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ क्या करते हैं? मंसूब कर देते हैं, उससे वो रिलेशन में ले आते हैं। और किसी चीज़ की अगर हम उसकी अच्छाई या बुराई ये बयान करते हैं तो वो क्या कहलाता है? उसकी सिफत कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पर कहा जाए कि स्कूल का हाल बड़ा है, तो स्कूल का हाल ये मतलब क्या हो गया? इज़ाफ़ी है। लेकिन कहूँ कि स्कूल का हाल खूबसूरत है, या स्कूल खूबसूरत है, या स्कूल बड़ा है, तो ये मुरक्कब क्या हो गया? तौसीफ़ी हो गया। तो ये जुमले की पहचान होती है उर्दू के अंदर। ऐसे ही अरबी के अंदर देखिए यहाँ पे लिखा है कि सुफ़ूफ़ुज़्ज़ुमाए। सुफ़ूफ़ुज़्ज़ुमाए का मतलब होता है लीडरों की सफ़ में खड़ा होना, अहम लीडरों की सफ़ में खड़ा होना, उसके लिए सुफ़ूफ़ुज़्ज़ुमाए बोलते हैं। तो यहाँ पर जो तर्जुमा होगा वो का तर्जुमा होगा। और आखिर में देखिए हमज़ा पर क्या लगाया गया है? ज़ेर लगाया गया है। और ज़ेर के साथ साथ वो अलिफ लाम के जरिए अज़्ज़ोमा कहा गया, अज़्ज़ोमाई। तो मतलब ये हुआ कि मुरक्कब इज़ाफ़ी की पहचान सबसे आसान पहचान ये है कि उसके आखिरी हर्फ पर क्या होगा? ज़ेर होगा। ऐसे ही यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि देखिए, अब इस्तिहादहू में ज़ेर तो नहीं है, लेकिन ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है। ज़ेर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो उसकी ख़बर लाई गई है वो हु ज़मीर है और वो अपनी हालत पर रहता है। तो इज्तिहादहू के मतलब उसकी कोशिश, उसकी जद्दोजहद, उसकी मेहनत। तो तर्जुमा में क्या आ गया? उसकी। तो यहाँ पर क्या हो गया? मुरक्कब इज़ाफ़ी हो गया। तो इस तरीके से मुरक्कब इज़ाफ़ी के पहचानने का तरीका अक्सरियत यही है जो इन अल्फाज के अलावा हो। यहाँ तो आप बिल्कुल ये कर दीजिए कि जो मुरक्कब इज़ाफ़ी है उसको इज़ाफ़ी, जो तौसीफ़ी इसको आप रट करके जाइए और प्रैक्टिस करके जाइए। लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई वर्ड आता है और आपको लिखना है तो देखिएगा कि उस लफ्ज़ के आखिर में अगर ज़ेर है तो आप उसको मुरक्कब इज़ाफ़ी कर देना, और अगर वो ऐसा नहीं है तो मुरक्कब तौसीफ़ी कर देना। जैसे आपके पेपर के अंदर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए मैंने यहाँ पर वो लगा दिया, ज़ेर लगा दिया। और चीज़ों से हट करके मैं पूछूं कि ये क्या है तो आप बोलेंगे कि ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है। आपने कोई कायदा नहीं जाने,
लेकिन एक कायदा आप जाने कि जो मुदाफ़ी होगा मुरक्कब इज़ाफ़ी, उसका जो आखिरी हर्फ होगा वो क्या होगा, ज़ेर होगा। आपको कोई कायदा भी नहीं मालूम है और ना आप उसके डीप में जाना चाहते हैं, खाली आप ये जानना चाहते हैं कि हमको कैसा भी करके मुरक्कब इज़ाफ़ी और मुरक्कब तौसीफ़ी की पहचान कर ले। तो ऐसे तमाम वर्ड जिसके आखिर के अंदर क्या होगा, हर्फ पे ज़ेर होगा, वो मुरक्कब तो क्या होगा, इज़ाफ़ी होगा। इल्ला कि उसके साथ कोई ज़मीर मुत्तसिल मिला ना हुआ हो, लगा ना हो तो बात अलग है, लेकिन ऐसा दिया ही नहीं जाता है जिसके अंदर बच्चों को क्या हो, कन्फ्यूज़न हो। मतलब ऐसा कोई नहीं, सिर्फ अगर किसी पेपर में आएगा तो आपको इज्तिहाद ही आएगा और इसके अलावा किसी ज़मीर का कोई रिश्ता ही नहीं है और ना पेपर में आपको दिया गया है, ठीक है ना। तो वहाँ आपको यही देखना है कि ये 5 आप तैयार कर लो। इसके अलावा अगर कोई लफ्ज़ आपको मिलता है, कोई जुमला आपको मिलता है, कोई मुरक्कब अल्फाज मिलते हैं और उसके आखिर में अगर ज़ेर लगा हुआ है तो आप मुरक्कब इज़ाफ़ी लिख देना और बाकी जितना रहेगा सब मुरक्कब तौसीफ़ी लिख देना। अब जैसे मिसाल के तौर पर लिखा है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पे ये मुरक्कब इज़ाफ़ी नहीं है, यहाँ पर ज़ेर लगा है लेकिन मुरक्कब इज़ाफ़ी नहीं। क्यों नहीं है, तौसीफ़ी। क्यों? क्योंकि यहाँ भी अलिफ लाम लगा हुआ है और इसके नीचे भी ज़ेर है और इसके नीचे भी ज़ेर है। तो मैंने कहा था कि सिफ़त मौसूफ़ की पहचान ये है कि उसके अंदर मुताबिकत होती, जैसा वो होगा वैसा वो होगा। मतलब जैसे ये कि यहाँ पर अलिफ लाम लगा है तो यहाँ भी अलिफ लाम लगा है, यहाँ भी ज़ेर लगा है तो यहाँ भी ज़ेर लगा है। तो ऐसे कन्फ्यूज़न वाले सवालात इम्तिहान में नहीं पूछे गए हैं। आपको जो सवाल दिया गया है वो बिल्कुल उसका कंसेप्ट क्लियर है। आपको ये देखना है वहाँ पर कि अगर किसी भी हर्फ के ई आखिर में अगर ज़ेर है तो उसको मुरक्कब इज़ाफ़ी डाल देना और बाकी को मुरक्कब तौसीफ़ी डाल देना। कौन सा? इसके अलावा अगर कोई आपको उसमें हल करना है तो, और अगर आपको 2 ही करना है तो आपको ये 2 वहाँ पर मिल जाएगा। समझ गए ना 2 नंबर का सवाल। मतलब ये वहाँ पे आप ये लिखो उस पे किताब पे कि ये सवाल एग्ज़ाम में आया है, ठीक है। मुरक्कब इज़ाफ़ी और मुरक्कब तौसीफ़ी के लिए ये अल्फाज पेपर में दिया गया है। इसमें से जो पेपर आप हल करेंगे उसमें ये 2 रहेगा, इसके अलावा भी 2 रहेगा, इसके अलावा भी 2 रहेगा। और अगर आपको उसको हल करने का शौक़ रहेगा तो उसको शौक़ ऐसे पूरा कर लेना कि जिसके नीचे ज़ेर रहेगा उसको मुरक्कब इज़ाफ़ी लिख देना और जिस पर पेश रहेगा उसको मुरक्कब तौसीफ़ी लिख देना और उसको आखिर में हल करना। उसके बाद में देखिए यहाँ पे लिखा है अमीनुल्लाह, यहाँ पर क्या लगा है, ज़ेर लगा। यहाँ पे पेश है अमीनुल्लाह, तो यहाँ पर लाम पे क्या है पे क्या है, ज़ेर है। मतलब ये हुआ कि ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है, इज़ाफ़ी है। इज़ाफ़ी क्यों है? क्योंकि इसके नीचे क्या लगा हुआ है, ज़ेर लगा। ये उन बच्चों के लिए है जिनको अरबी नहीं आती है, वो अगर ठोकना चाहते हैं, अपने दिमाग से हल करना चाहते हैं, उनको कवर करना है, तो ऐसे बच्चों के लिए आसान फार्मूला है कि जिसके नीचे ज़ेर रहेगा उसको हम मुरक्कब इज़ाफ़ी लिख देंगे, ठीक है ना। ये इसके अलावा बता रहा हूँ, ये तो इम्तिहान में है ही है। अगर आपको 2 ही करना है तो ये तो 2 मिलेगा उसमें इंशाअल्लाह, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं है, ये 2 उसमें मिलेगा। लेकिन अगर आप चारों हल करना चाहते हैं तो वो जो 2 आपको बाकी हल करना है उसको आप ऐसे हल कर लेना, ठीक है। उसके बाद में लिखा इसके अंदर कि ये समझ में आ गया 1 नंबर का, यानी ये 5 रहेगा, ABCDEF तक रहता है 5 में। तो ये पहला हो गया मुरक्कब इज़ाफ़ी और मुरक्कब तौसीफ़ी। ये सवाल आपको कहाँ से मिलेगा? पेज नंबर 11 में मिल गया ना आपको। तो वो आप उसको हल कर लीजिएगा और ऐसे ही जितने भी पेपर रहेंगे उसमें आप इसको कर लेना, ठीक है। उसके बाद में दूसरा आता है अपोजिट वर्ड। क्या आएगा? अपोजिट। अपोजिट वर्ड जो है वो आपके किताब में मौजूद है। क्या है वो? आपकी किताब में मौजूद है। जैसे मिसाल, इसको लिखने के लिए आप इस तरीके से बॉक्स बना करके ही लिखना, अल्फाज उर्दू में और ज़िद, और अगर आपको उसमें लिखना रहेगा तो वर्ड और उसके बाद अपोजिट, ठीक है ना। इस तरीके से आपको लिखना रहेगा। ऐसा लिखेंगे बॉक्स बना करके तो आपको ज़्यादा अच्छा। इसमें कैसे रहेगा? इसमें रहेगा 3। कितना रहेगा? 3। और उन 3 में से आपको कितना करना रहेगा? 2। 1 नंबर का है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको कितना करना है? 3 का डालो। 3 करने से आपका नंबर कटेगा नहीं। अच्छा, एक चीज़ और भूल गया, पेपर ना आप लोग 1 लाइन छोड़ के ही लिखिएगा। और सब्जेक्ट के बारे में टीचर क्या बोलते हैं उसकी बात अलग है, लेकिन अरबी पेपर जो आप लिखिए वो 1 लाइन छोड़ करके लिखिए।
तब आपका वो पेपर बहुत अच्छा दिखेगा और पेपर भरा भरा दिखेगा, क्योंकि इसमें बहुत कम लिखना रहता है। मतलब अगर आप चाहें तो 2-3 सफ़े पे पूरा पेज आपका सवाल हो जाएगा, लेकिन अगर आप एक एक लाइन छोड़ करके, अब जैसे मिसाल के तौर पर आपने ए लिखा है और ए लिखने के बाद आप क्या करें, जहाँ हो जाए वहाँ पे इस तरीके से डबल लाइन खींचें और वहाँ पर फिर ऐसे ए और बी लिखें। अब जहाँ पर बी आपका पूरा हो जाए ना, वहाँ के नीचे क्या कर दें, आप लाइन छोड़ दें, खींच दें। तो मतलब ये हुआ कि आप एक पेज पे मतलब जवाब नंबर, ये देखो ये आंसर नंबर कितना रहेगा, 3 ए बी, फिर लिखिए, लिखने के बाद फिर एक लाइन और फिर यहाँ पर इस तरह से बीच में लाइन। तो इस तरह से अब देखो 1 2 3, तो ये आप यहाँ एक लिखिए और एक यहाँ लिखिए, बीच की एक लाइन छोड़ेंगे। तो कैसे है कि ये एक सवाल आप 2 लाइन में हो सकते थे, लेकिन यही सवाल आपका कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। तो इस तरीके से आपका पेपर जो है ना भरा भरा दिखाई देगा और एकदम अच्छा दिखाई देगा। तो इस तरीके से आपको एक लाइन छोड़ करके ही लिखना है। तो इस तरीके से आपको अपोजिट वर्ड रहेगा और उसका आपको जिद लिखना, अपोजिट वर्ड लिखना, उल्टा वर्ड। तो इस तरीके से उसके लिए आपकी किताब में 2 जगह दिया गया है ना, उसको आप इसी वक्त हल कर लीजिए, क्योंकि वही इम्तिहान में है और दूसरा नहीं है। जैसे देखिए लेसन नंबर 1 में देखिए आप लोग, देखो लेसन नंबर 1 में जो है ना कहाँ दिया गया है, ये देखिए दिया है पेज नंबर 5 पे, मिला, पेज नंबर 5 पे आखिर में दिया है। मिला आपको? और ये बताऊं ना कि इसमें से 1 2 3 4 5 है ना, एक वर्ड कंपलसरी मतलब है ही पेपर में। अगर आपको 1 नंबर चाहिए तो आप खाली इतना, ये 4-5 अगर आप प्रैक्टिस कर लो तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि 5 पेपर में से हर एक में एक एक ये दिया गया है। तो दुनिया का कोई पेपर आ जाएगा ना आपका अरबी के लिए, तो आपको ये चीज़ उसमें मिलेगा। तो गोया कि हमको ग्रामर के अंदर बिल्कुल एकदम क्या बोलते हैं उसको, कि मग्ज़ निकाल करके वहाँ रख दिया गया कि बिल्कुल ये आना ही आना है। तो इसमें से ये सवाल, जैसे वहाँ मैंने बताया कि सफ़ा नंबर 11 पे मुरक्कब इज़ाफ़ी मुरक्कब तौसीफ़ी की पहचान में आपको वो मिलेगा ही, ऐसे ही वह अल्फाज और ज़िद के अंदर ये मिलेगा ही। इसको आप हल कर लो। आलिन जो है इसके लिए 2 वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, एक साफिलिन है ना और एक असफल का भी इस्तेमाल कर। तो चाहे आप ये लिखो और चाहे ये लिख दो, समझ में आया ना। और उसके बाद लिखा गया है हयातुन। अच्छा, इसके अंदर ना देखिए एक चीज़ और देखना है आपको, ऐसे तमाम अल्फाज चाहे वाहिद जमा हो, चाहे अल्फाज ज़िद हो, चाहे उसका मुतरादिफ लिखना हो, अगर उसको अलिफ लाम वहाँ पे लगा है तो आपको अलिफ लाम लगाना है, और जिस पर अलिफ लाम नहीं लगाना है, वहाँ नहीं लगा है उस पर अलिफ लाम नहीं लगाना है। जैसे ये आप जानते होंगे कि अल्फाज ज़िद तो लिखना है, हमको आता भी है, लेकिन बच्चे इस पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इस पर अलिफ लाम लगाना है कि अलिफ लाम नहीं लगाना। तो जिस पर अलिफ लाम लगा है उस पर आपको लगाना रहेगा, और जिस पर नहीं लगा है उस पर अलिफ लाम नहीं लगाना है। उसके बाद हयात। अब हयात का 2 मतलब एक तो आता है मौत, ये भी अरबी लफ्ज़ है, और अगर मुमातुन लिखते हैं ना तो भी सही है, ठीक है ना। हयात का क्या आएगा, मुमात, मौत, और मौत भी लिखते हैं तो भी सही है। अगर मौत लिखते हैं तो भी सही है, लेकिन अगर मुमातुन लिखते हैं तो भी सही। ऐसे ही अब यहाँ पे लिखा अस्सिद्क़, तो आप क्या लगाएंगे, अल-किज़्ब। उसके बाद लिखा अल अमानतो, तो वहाँ पे अल खयानतो। उसके बाद अहब्बो, तो यहाँ पे 2 है। किताब के एतबार से अहब्बो का अबग़ज़ भी आता है, लेकिन अगर आप अपने लेसन में देखेंगे लेसन नंबर 2 के अंदर, तो यहाँ पे देखो लिखा है इन्नी अकरहो, इन्नी अकरहो। तो मतलब क्या हुआ कि अहब्बो का जो ज़िद है वो क्या होगा, अकरहो भी हो। लेकिन अगर अबग़ज़ भी लिखते हो ना तो वो सही तो है, उसको उतने कोई बहुत अच्छे अरबीदा नहीं होते हैं कि जो आपकी बातों को समझ सकें, लेकिन रियल में अबग़ज़ जो है वो इस्म तफ़ज़ील है। क्या है वो, इस्म तफ़ज़ील है, लेकिन वह आपके जवाब के एतबार से, अहब्बो के एतबार से वो अबग़ज़ सही है। लेकिन जब अगर आपकी किताब के अंदर एक चीज़ मौजूद है तो हमको अगर वो चीज़ लिखेंगे तो टीचर उस चीज़ों को ज़्यादा पिकअप करता है, समझता है, जो उसके सामने रेडीमेड क्या हो, मौजूद हो। और अगर उसके पास उन्हें रहता है और अगर उसके पास उतनी नॉलेज ना हो तो वो लकीर के फ़कीर बन जाते हैं और बोलते हैं यार किताब में तो ये लिखा, तो ये कहाँ से लिखा है। तो अपनी काबिलियत जताने के लिए ना उसको नंबर काट भी देते हैं। तो इस तरीके से आप अकरहो लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर। ये हो गया इसके अंदर। उसके बाद
और कहीं इसके अंदर है? और इसके अंदर नहीं है ना? नज़म में देख लो। नज़म में भी नहीं, तो एक ही जगह आया है इसके अंदर ना। अब उसके अलावा जो है ना 4-5 अल्फाज जो पुराने पेपर में है वो आप मतलब ये जो बताया हूँ उसके अंदर तो मौजूद है, लेकिन 2 उसमें से एक और आएगा। तो एक तो बता दिया कि जो अभी बताया हूँ ना पेज नंबर 5 में से वो कंपलसरी है, उससे आप मतलब 100% वही है। लेकिन उसके अलावा एहतियात के तौर पर आप जो है कुछ चीज़ों को जो बहुत आसान रहता है ना उसको भी मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ और आप लोग लिखिए। बहुत मशहूर अरबी जो आता है, जैसे मिसाल के तौर पर एक आता है कबीर, ये कौन सा देंगे? ये इसके अलावा 3 रहेगा ना, तो 2 तो आपके किताब में मौजूद है, लेकिन अब जैसे कबीर है तो कबीर का क्या आएगा? सगीर आएगा। तो इसको आप कैसे करो, ऐसा एक वो बना लो नोटबुक छोटा सा या किसी अरबी के बुक के आखिरी पेज पर अल्फाज और ज़िद डाल करके उसको आप जो अभी लिखाया हूँ वो, और उसके बाद जो ये बोर्ड पे लिख रहा हूँ 2-3-4 ये, तो इस तरीके से आप बहुत मुश्किल से 15-16 अगर आप ऐसे वर्ड लिख लेंगे तो ये चीज़ आपके लिए फ़ायदा। 15 और कमी है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने पढ़ा लेसन में अत्तबीब, क्या नाम है? अत्तबीब। तो अत्तबीब का क्या लिखेंगे? अलमरीज़। तो इस तरीके से आपके किताब में है। दूसरा है कि जैसे लिखा है कि हलाल, तो क्या होगा? वो हराम। अब देखिए ऐसे 2-4 वर्ड आप और लिख लो। ये कौन सा है? जो 3 आता है ना, तो 2 तो वही रहेगा जो आपकी किताब में है, और चौथा जो तीसरे नंबर का जो रहेगा वो आपके किताब में से ही ऐसे कोई पूछ लेते हैं। उसके बाद क्या है यहाँ पे? जैसे समा है, समाउन का क्या आएगा? अर्जुन। समा का अर्ज़, हलाल का हराम, तबीब का मरीज़, और उसके बाद कबीर का सगीर। ऐसे एक वर्ड बहुत मशहूर है जो दे देते हैं लोग, बैद। बैद का क्या आएगा? करीब। या करीब दे देंगे तो बैद लिख देना, या ऐसे मरीज़ दे देंगे, उल्टा सीधा कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन इसको आप पढ़ लेंगे तो आप पूरा ऐसे ही सदीक, आदू, दुश्मन के माने में, दोस्त, दुश्मन। और उसके बाद जो का है एक फेल भी देते हैं, जा ज़हबा। जा है ना, जी मलिफ ज़बर, जा ज़हबा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये 4-5 वर्ड अच्छी तरीके से देख लो। यानी वो कितना वर्ड था? 5 वो था ना, और 4-5 ये। तो इस तरीके से मिला करके अस्सिद, अत्तबीब, कबीर, अलमाना, हयात, आलिन, और एक आता है शर। शर दूसरे उसमें है, किसमें? लेसन नंबर 1 में हदीस में है, शर्र बैतिन है ना। तो उसमें शर का क्या आएगा? अपोजिट, बिर, नेकी। बिर्रुन मतलब यहाँ पे बिर्रुन लिख दो और यहाँ पे शर्रुन लिख दो, तो हो गया। इस तरह से आप लोग समझ गए। और क्या इसमें आता है? बस इतना ही। तो इतना कर लेंगे तो इसके अलावा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब ये कि 5 वो और 4-5 ये। तो आप अगर 10 वर्ड की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको ये पेपर मिल जाएगा। इसमें 2000 इसमें क्या दिया था? देखो इसमें भी वही दिया है, अल अमाना अल खयाना, हयातुन मुमातुन, आलिन असफलिन। मतलब ये हुआ कि उसी 5 ही वर्ड है ही है, उसी में से घूम फिरा करके पूरा पेपर बनता है। और इसके अलावा आपको अल्फाज ज़िद में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी नहीं सोचना कि पता नहीं क्या आ जाए, ऐसा भी नहीं है। ये कंफर्म है कि 2 सवाल आपको इसमें से मिलेगा, और इसमें से अगर एक्स्ट्रा रहेगा तो ये जो मशहूर अल्फाज हैं जो आपकी किताब में मौजूद है वो उसके अंदर मिलेगा। समझ गए आप लोग। उसके बाद दूसरा आता है, वो भी आपकी किताब में है 4-5, वो भी मैं लिखा देता हूँ। ये 2 नंबर का हो गया। 3 नंबर पे यह आप लोग लिख लिए ना? अरे लिख लेना चाहिए यार। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि ज़्यादा इस पे हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं है। जितना बता रहा हूँ उतना अगर आप कर लेंगे तो आपको फुल नंबर मिल जाएगा। कि अब ऐसा जाओ कि पता नहीं यार अल्फाज ज़िद में क्या क्या पूछ लें,
किताब से बाहर का एक भी लफ्ज़ नहीं है, और जो मश्की सवाल के अंदर दिया गया है वही है, इसके अलावा दूसरा भी नहीं है। और जो अब किताब के अंदर जब यही लिखा हुआ है तो इसके अलावा कोई दूसरा वो अल्फाजी दे भी नहीं सकते हैं, और इसकी पाबंदी भी कि भाई नहीं देना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अल्फाज ज़िद में इतना ही अल्फाज याद कर लें। ऐसे ही मुतरादिफ लिखा रहेगा, अरबी हम्माने लिखा रहेगा, और सोनियम्स वर्ड लिखा रहेगा कि भाई आप ये लिखो, तो इसका मतलब होता है कि उसी अल्फाज को आपको अरबी में है तो अरबी में लिखना रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें भी पूरे किताब के अंदर 4, देखिए मैं लिख देता हूँ 4-5 जो है, जैसे यहाँ पे जो है अल्फाज और ज़िद जो है आपकी किताब में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अल्फाज और मुतरादिफ। इसको आप कॉपी कर लो, इसी को आप याद कर लो। समझ गए ना इसको? और इसमें जितना मुतरादिफ लिख देता हूँ उतना ही आप लिखो, इससे ज़्यादा आपको लिखने की मुतरादिफ इसके माने में है। मुतरादिफ कहते हैं कि जैसे आपके इंग्लिश के पेपर में आए कोई वर्ड और उस वर्ड की मीनिंग आप इंग्लिश में लिखें, इसी को उर्दू में बोलते हैं हम मानी, और अरबी में बोलते हैं मुतरादिफ। मुतरादिफ ये अरबी लफ्ज़ है और हम मानी ये उर्दू लफ्ज़ है, और इसका इंग्लिश साइनोनियम्स ये लिखा है जो इंग्लिश इसका वर्ड है, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और पेपर में आपका तीनों रहेगा, मतलब तीनों ज़ुबान में रहेगा। और एक पेपर हिंदी में बनता है तो हिंदी में भी उसको ऐसा आता है कि समानार्थी शब्द लिखो। क्या लिखा रहेगा? समानार्थी शब्द लिखो। तो इस तरीके से ये पेपर 4 ज़ुबान में बनता है, इंग्लिश में, उर्दू में, अरबी में और हिंदी में, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे भी अरबी सब्जेक्ट लेते हैं। और सिर्फ मुंबई और मुंबरा की बात नहीं, बाकी औरंगाबाद वगैरह के अंदर या लातूर वगैरह के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं वो हिंदी मीडियम के बच्चे जो रहते हैं वो टोटली बच्चे अरबी लेते हैं, क्योंकि ये उनके परसेंटेज बढ़ाने का बहुत बड़ा सबब बनता है, बहुत बड़ा ज़रिया है ये। क्योंकि अगर मराठी नहीं कर पाएंगे, मैं कह रहा हूँ कि एक बच्चा अगर ये 40 नंबर कर दे और मराठी पेपर वो देने भी ना जाए तो भी वो फेल नहीं हो सकता है, ऑप्शन भी नहीं दिखाएगा और फेल भी नहीं रहेगा, क्योंकि उसको दोनों सब्जेक्ट मिला करके 40 नंबर या 35 नंबर चाहिए और एक में ही वो 40-45 नंबर कवर कर लेता है। तो अगर मराठी ना भी करे तो उसके लिए कोई हर्ज नहीं है। तो इस तरीके से ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कि आपके लिए बहुत बड़ा मतलब काम कर जाते हैं। तो इस तरीके से ये अल्फाज मुतरादिफ समझ गए ना। तो इस तरीके से मुतरादिफ ये अरबी लफ्ज़ है, मतलब हम माने अल्फाज। जैसे कादा को जो है, ए बेटा थोड़ा देर और थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो, बस 10 मिनट और, उसके बाद बात करो ना यार, क्या करना है और ज़िंदगी में। कादा के माने बैठना और जलसा के माने में भी बैठना। लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं आप? कितना लिखे जरा दिखाओ, आपके पास नोटबुक है? कहाँ है? लिखे कि नहीं लिखे आप? हाँ, तो इधर आ जाना चाहिए था, इधर आना चाहिए था, ये सामने कुर्सी लेके बैठ जाना चाहिए था। आप बोर्ड का पेपर देंगे तो वहाँ थोड़ी बोलेंगे कि हम पहाड़ सर तुमको नहीं दिख रहा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। हाँ, ये बात गलत है यार, और 100% गलत है कि इनसे मांग के कर लूँगा, उनसे मांग के कर लूँगा, उनसे मांग के कर लूँगा। हाँ नहीं, एराब मत लगाओ। ये किताब में भी देख लो, क्या है पेपर में, किताब में जरा देखो, ये पेज नंबर 9 पे देखो। पेज नंबर 9 पे मिला?
ये जो लिख दिया हूँ इसके अलावा कोई भी मुतरादिफ की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह इसी में से आप कर लो, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे कहाँ से, देखो कादा जलसा, नामा रकदा, नाहजा इस्तयक़दा, गज़बा उसको इताब भी बोलते हैं, अतीबा आइन तेबे। या आपकी किताब में है कि सबसे बड़ा बहादुर वो है जो अपने गुस्से को क्या कर ले, काबू में कर दे। इश्तद्दा लिखा है ना किताब में, आपके लेसन में हदीस में है। ऐसे ही सर्रा का फरेहा, हज़ना का गम्मा, गम जो हम बोलते हैं ना गम, वो अरबी लफ्ज़ है, ये आसान है। ऐसे अतबीब का अद्दुक्तूर, ऐसे अद्दुनिया, दुनिया को अरबी लफ्ज़ दुनिया, अलकौन, ऐसे सदीक़ हबीब, तालिब इल्म तालिब तिलमीज़, ऐसे अब वालिद और वालिदा, ये दोनों ज़रूरी है। इनमें से कोई एक आएगा। और बाकी जो ये ग्रुप है इसमें से बताया मैंने आपको कि जो दो कंपलसरी यानी दो ही करना है वो इसमें से आएगा। जो ये लिखा है 1 2 3 4 5 6 जो किताब में है वो, और बाकी जो ये 4 5 लिख दिया हूँ वो एक बढ़ाने के लिए ना, कि पेपर एक जैसा ना दिखे, एक एक वर्ड अलग से डाल देते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर आप अल्फाज और मुतरादिफ में ये 8-10 वर्ड अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये आपके लिए क्या है, बस इसी में से आपको आना है, इसके अलावा दूसरे इसमें ग्रुप में नहीं जाना। तो मतलब ये हुआ कि आपका ये मुतरादिफ अल्फाज में काम हो जाएगा, ठीक है ना। इस्मुन अलिफ से मीम, इस्मुन, इस्मुन के माने गुना और जन्बुन के माने भी गुना, जाल नून बे। अच्छा, इसमें अल्फाज ज़िद में या अल्फाज मुतरादिफ में इसका अपोजिट भी पूछ सकते हैं, समझ गए ना अपोजिट। जैसे मिसाल के तौर रकदा डाल दिए तो नामा लिखना पड़ेगा, या जलसा डाल दिए तो कादा लिखना पड़ेगा, या ऐसे ही इस्तयक़दा लिख दिए तो आपको नाहदा लिखना पड़ेगा। या कभी ऐसा हो सकता है कि सर्रा लिख दिए तो फरहा, या गम्मा लिख दिए तो हज़ना, या अद्दक्तूर लिख दिए तो तबीब, और कभी तबीब लिखेंगे तो अद्दक्तूर, समझ गए ना। मतलब ऐसा हो सकता है कि उसका सीक्वेंस जो है ऊपर आगे पीछे या दाएं बाएं हो सकता है, तो इस लेकिन रहेगा यही। तो आप इसी को यानी इतने ही अल्फाज को आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका 6 नंबर मिलेगा। 2 नंबर मुरक्कब इदाफ़ी तौसीफ़ी का, 2 नंबर अपोजिट का, और 2 नंबर हो गया ना, 6 नंबर। उसके बाद 2 नंबर आपको और है जिसको मतलब पास्ट से प्रेजेंट टेंस में लाते हैं, जिसको हम लोग उर्दू में फ़ेल माजी से फ़ेल मुज़ारे, और वो भी मैं आपकी किताब में बता देता हूँ, उतना ही आप लिख लो
और उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से 10 नंबर का जो सवाल है वो 10 नंबर में से ये 6 नंबर आपका हो गया और इतना आप कर लो। उसके बाद में जो सवाल है वो क्या है बेटा, इसके अंदर लिखा है फेल मुजारे यानी प्रेजेंट टेंस में आपको क्या करना है, बताना है। अब यहाँ पे आप किताब में देखिए कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या वर्ड है जो आपको बताना है। देखिए पेज नंबर 3 पे मिला आपको, पेज नंबर 3 पे है। इसको भी आप मैं पेज नंबर बताता रहता हूँ ना, आप लोग अपने किताब में कर लो या नोटबुक पे। देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। इसके अंदर जो है किताब के अंदर जो है वो मैं लिख देता हूँ, वो पूरा आप लिख दो, उतना ही खाली करना है। उसके बाद क्या लिखा है, कामा, ये है पेज नंबर 3 पे ना। और उसके बाद आपके पेपर में जो आया है इसमें एक वर्ड यहाँ पे बढ़ा हुआ है जो 2020 में है, उसके अंदर क्या लिखा गया है, आयन बे दाल अबदा, है ना, याबुद। उसके बाद और किताब में मैं देख लेता हूँ, पेज नंबर 11 पे देखो, मिला, लिखा है इसमें कि पूरा सेंटेंस नहीं आएगा ये ना, ये नहीं आएगा, लेकिन इसमें जो वर्ड है ना वो वर्ड खाली मैं लिख देता हूँ, उतना खाली आप कर लो। तो 2 पेज में मिला, एक 5 में और एक 11 में, 11 में, ठीक है। उसके बाद और कहाँ है,
उसके बाद पेज नंबर 34 पे देखिए, पेज नंबर 34, पेज नंबर 34 मिला? इसको रफ कर दूं ना? बस आपको जितना भी आएगा इसके अलावा नहीं आएगा, ठीक है ना? मतलब ये हुआ कि जो पहले हिस्से में लिखाया हूं उसमें से 2 ज़रूरी है, कंपलसरी उसी में से आएगा, लेकिन जो तीसरा नंबर रहेगा वो इस ग्रुप में से आएगा जो काला है, अरसला, हजा, अजाबा, मदहा और नसरा, और ऐसे ही आहजना, अतम्मा, हसला और हमला। तो इस तरीके से आप ये फ़ेल मुज़ारे है, वो सॉरी फ़ेल माजी है और फ़ेल मुज़ारे। अब अगर आप चाहें कि फ़ेल मुज़ारे कौन सा आएगा, आप इस ग्रुप को तैयार कर लें तो आपका ये फ़ेल मुज़ारे और फ़ेल मादी का मसला क्या है, हल है, ठीक है ना? अब आपके पास ये हो गया 8 नंबर। उसके बाद एक और बचता है जिसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि वाहिद और जमा और वाहिद। आपकी किताब में सिर्फ 3 जगह वाहिद और जमा का इस्तेमाल किया है, वही तीनों आप तैयार कर लो। उसके अलावा आपको ग्रामर से कुछ भी नहीं करना है। और ये 10 नंबर ऐसा है कि आप एक पेज के अंदर अगर इसको आप तैयार कर लें तो आपको 10 के 10 नंबर मिलेगा, 1 नंबर भी माइनस नहीं होगा। और ये नंबर जो होता है, ग्रामर का जो नंबर होता है, ये बहुत ही परफेक्ट और सॉलिड नंबर होता है। इसके अंदर आप मिस नहीं करना एक भी नंबर। और बताया ना कि 3 पूछा गया है, कोई 2 करना है, आप 3 के तीनों करेंगे तो आपका ये जवाब बहुत अच्छा होगा। एक फ़ायदा ये है, मैं 12 बच्चों को ऐसे नंबरात को जब आप हासिल कर लेते हैं और इस पर आप अपने आप को साबित कर देते हैं पेपर में कि मैं ये किया हूँ, तो बाकी जो कलमी महारत का जो नंबर आता है, यानी ट्रांसलेट जो करना है या मजमून लिखना है, एग्ज़ामिनर उस पर ज़्यादा ध्यान देता नहीं है। वो पैराग्राफ को पढ़ता नहीं है, वो जानता है कि बच्चे के अंदर ये एबिलिटी है कि बच्चा जब ग्रामर के अंदर परफेक्ट है तो इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे आपने यहाँ गलती करना शुरू किए और आपका माइनस हुआ, तो अगर आप कॉपी करके भी लिख दें तो भी आपको उसमें पूरा नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि टीचर को आपने मशकूक कर दिया कि ये बच्चा बहुत गलती करता है। बस मेरा एग्ज़ाम का जो एग्ज़ामिनर होता है, जब आपके ऐसे नंबरात पर वो पेपर असिस्ट चेक करता है, जब वो फुल देता है, तब जो पैराग्राफ के सेंटेंस होते हैं, जो बड़े जवाबात होते हैं, मैं आपको किसी दिन बताऊंगा हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि हिस्ट्री ये सब तो मेरे साइड के सब्जेक्ट हैं। रियल मेरा सब्जेक्ट तारीख़ जोग्राफिया है। मैं उस पेपर को कैसे मॉडरेट करता हूँ, एग्ज़ामिनर कैसे उसको चेक करते हैं, उसके अंदर जो 4 सवाल ऐसे हैं उसके अंदर कि अगर आपने उसको परफेक्ट कर दिया तो आप 40 नंबर में 35 एंड एबो लेंगे, और अगर आप वो 4-5 सवाल अगर आपने मिस्टेक कर दिया तो आप 25 और 30 के बीच में रह जाएंगे। उसकी वजह क्या है कि वहाँ भी ऐसे ही सवालात होते हैं जो आपके परसेंटेज को बढ़ाता है, क्योंकि टीचर उन जवाबात को नहीं पढ़ता है जो कई जुमले में कई सेंटेंस में लिखे होते हैं। बस खाली वो 1-2 सेंटेंस पढ़ लिया और उसने आपने पहले ही उस पर आप हावी हो गए, मतलब फिलअप करने में या जोड़ियाँ लगाने में या सही और गलत पहचानने में, तो टीचर को ये बात का एहसास हो जाता है कि इस बच्चे के अंदर एबिलिटी है, इसको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद
अगर आपने इनके अंदर गलती की और वो दो जवाबात हैं, मुफस्सल जवाबात हैं, उसको आपने चिट करके कॉपी सेम टू सेम कॉपी किया, तो भी अगर आपका 4 नंबर का है तो 2 ही नंबर देगा, आपको 4 नंबर नहीं देगा। लेकिन अगर आपने उसको अपने मन से लिखा और ऊपर आपने अपना प्रेशर उस पर बना दिया एग्जामिनर पे, तो वो अगर आपने थोड़ा बहुत गलती भी किया तो भी वो आपको फुल नंबर देने की कोशिश करता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको आप लोग समझिए ऐसी चीज़ों को। अच्छा, बच्चे क्या होते हैं ना, बच्चों की एक दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि जब वो किताब तो याद करेंगे तो बड़े जवाबात रटेंगे, और जो अब ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं उसको छोड़ देते हैं कि जाने दो, वो तो क्लास में हल हो जाएगा। ये चीज़ें बहुत गलत है। आप जिस पे ज़्यादा नंबर मिलना है, जिस पर आपको कम वक्त लगना है, जो आपके सॉलिड नंबरात हैं, उसको आप दूसरों पे डिपेंड कर देते हैं। चाहे वो आम का इमली लिखा दे या इमली का आम लिखा दे, आप उसको सही कर देंगे। और जो बड़े जवाब होते हैं उसको आप कोशिश करते हैं और जाकर के एग्ज़ाम में वही भूल जाते हैं, 3 जुमला रख लिखे, चौथा जुमला आता ही नहीं। तो आप ऐसा क्यों करते हैं? आप अपना वक्त भी ज़ाया करते हैं, और जिस पे आपको ज़्यादा नंबर मिलना है उसके लिए आप दूसरे को सहारे पे जाते हैं, और वो जो बता दिया उस पर आप जो है भरोसा कर लेते हैं। बाद में बाहर लड़ते हैं, यार मुझे मालूम था, तू मुझे गलत बता दिया, मुझे मालूम था, तू गलत बता दिया। मतलब आपने पूछा भी, बता भी दिया, उससे लड़ भी रहे हैं, क्योंकि गलती तो आपने की है। तो इस तरीके से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये बता रहा था कि आप इसके अंदर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। ग्रामर में मैं जितना लिखा दिया हूँ आपको उतनी ही तैयारी करना है, उसका तैयारी नहीं करनी है। उसके बाद मैं 5 मिनट का एक सवाल और लेता हूँ, उसके बाद आप लोग अपना काम करें। क्या लिखा है उसके अंदर? वाहिद और जमा, वाहिद और जमा। किताब में देखिए और फट आप लिख लीजिए 2 मिनट के अंदर। इसके अंदर वाहिद जमा कहाँ कहाँ लिखा गया है। देखिए पेज नंबर 3 पे देखिए, पेज नंबर 3 मिला आपको? मिला ना आपको? ये इसमें से आप इस ग्रुप में से 2 लिया गया है। कितना लिया गया है? 2। और बाकी असबाक में जो 3-4 हैं उसमें से 1 लिया गया है। मतलब ये कि अगर आप इतना ही तैयार कर लेते हैं तो आपका भी ये 2 नंबर परफेक्ट है, और 2 ही नंबर पूछा गया है। इसमें 2 सवाल है, एक वाहिद का जमा लिखो और जमा का वाहिद लिखो, और इसमें आपसे 4 पूछा गया है, जिसमें 2 वाहिद रहेगा और 2 जमा रहेगा। तो जो जमा रहेगा उसका वाहिद और जो वाहिद है उसका जमा लिखना है। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखा है नफसुन, नफसुन की जमा नफूस। मैं इसको लिख दूँ जल्दी से बोर्ड पे, कि आपके पास है? नहीं लिखा है तो आज बार लिख लो, और लिखा है तो उसको आप एक बार टैली कर लो। वाहिद और जमा। नफूस है। देखो ये इम्तिहान में दिया हूं, माउन। ग्रामर सेक्शन में एराब की जरूरत नहीं है? नहीं, किसी में एराब की भी जरूरत नहीं है। क्रॉस सेक्शन में जो देख के लिखना है उसमें? हाँ, उसमें भी खाली एराब का एक ही सवाल है 1 नंबर का, जो पैराग्राफ से देख करके आपको एराब लगा देना है। वो नज़म में है, सवाल नंबर 2B सेकेंड, समझ गए ना? उसमें खाली एराब लगाना है, बाकी कहीं लगाना, क्योंकि आप एराब लगाएंगे ना तो वो गलत हो जाएगा, और एराब नहीं लगाएंगे तो गलत नहीं होगा। हो गया ये? उसके बाद कहाँ पे?
सदक़तुन सदक़ात। ये वाला नफ्स, नून फे सीन नफ्सुन, नफ्सुन जमा नुफूस लिखा पहला ही वर्ड है। और ये इम्कानी सवालात में से, इसमें 3-4 वर्ड इम्कानी है, एक नफ्स और एक माँ और एक क्या नाम है जसद और एक असबा। उसके बाद ये देखिए इसी का दूसरा ग्रुप है, इसमें से भी 2-3 इंपॉर्टेंट है, एक असरुन और एक वसीलतुन और एक सकाफतुन। मैं लिख देता हूँ, जमा उसूर, लोगतुन, ये देखो इसको भी इंपॉर्टेंट। हाँ, आलिमीना भी आएगा क्या? अवामिल, हवा, ये वाला ठीक है, तो ये भी कर लो, लेकिन ऑब्लिक में ये भी डाल देना, ठीक है? क्योंकि वहाँ जो अरबी का ये काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा आलिम दीन नहीं होते हैं, और उनको जो मॉडल पेपर मिलेगा ना उसमें ये भी यही लिखा है, तो वो जो चेक करने वाला होगा वो ये चेक करके नहीं देखेगा कि इसका सही जवाब क्या है, बल्कि वो देखेगा कि हमको मॉडल आंसर पेपर क्या मिला है। तो इस तरीके से वो मॉडल आंसर जब देखेगा ना तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये है कि नहीं है। अब उसको इतना ज़्यादा इल्म तो नहीं रहेगा, तो वो काट भी सकता है। तो इस तरीके से अगर आप दोनों लिख देंगे ना तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। मैं कह रहा हूँ कि अरबी पेपर में बाज़ अल्फाज बहुत गलत होते हैं, जैसे एराब को बताया ना, लेकिन जो वहाँ पे लिखा है आपको वैसे ही एराब लगाना है, चाहे वो फेल हो, चाहे वो फ़ाइल हो, चाहे मफ़ूल हो, वहाँ पर आपको वैसे, क्योंकि उसके पास जो आएगा वो वही देख के लगाएगा कि भाई इस पर ये लगा हुआ है, इसलिए हमने इस देख करके लगा दिया है। अब वो चाहे सही और चाहे वो गलत। हाँ, जसदुन अजसादुन, जसदुन अजसादुन, कहाँ पे? ये सकाफतुन, सकाफा जमा सकाफात, उसके बाद पेज नंबर 14 पे आप लोग आइए। मिला? ये रफ कर दूँ ना? अलजार है, अब यहाँ पे अलिफ लाम लगाना रहेगा। अलजीरान पड़ोसी, और यहाँ पे है माल, इसको आप लोग जानते। बस इतना खाली कर लो। अलजार जीरान,
माल अमवाल, अकलतुन अकलात, नारुन नीरान, रीहुन रियाहुन। वाहिद जमा है ये। अब इसी को ना ऊपर नीचे कैसे जमा दे देंगे, वाहिद पूछ लेंगे, वाहिद दे देंगे जमा। लेकिन अगर आप इतना कर लेंगे तो आपके लिए सही हो जाएगा। अभी और है सर अभी किससे ले सर वो अलजीरा ने भाई की पेज नंबर 32 देखो, पेज नंबर 32 और ये आखिरी है ये। देखो यह है पेज नंबर 32। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ वाहिद लिखा है, आपको इसकी जमा लिखना है। सुने ना, तो जो वाहिद और जमा रहेगा वो इसी में से है। जो वाहिद की जमा लिखना है वो इसी में से है। कौन से पेज है? पेज नंबर 32। बताया ना कैसे आएगा, दो वाहिद रहेगा उसकी जमा और दो जमा है उसकी वाहिद। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ये सवाल है पेज नंबर 32 पे आप लोग देख लीजिए, सब वाहिद है और उसके सामने उसकी जमा लिखना है। जैसे मिसाल के तौर पर लिखा समाओ, तो उसकी जमा क्या होगी? अस्समावातो। मिला? उसके बाद लिखा है अल आराजी, तो यहाँ पर क्या रहेगा? अल अर्ज। उसके बाद लिखा है शय्युन, अशिया। लिखूं बोर्ड पे? उसके बाद अल मिया लिखा है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा उसके सामने अल माओ, अल माओ। और ये भी बता दिया था, नुफूस लिखा है ना, यहाँ पे नफ्स। और उसके बाद लिखा है अल लैलतो, तो इसकी जमा आएगा अल लयाली, अल लयाली इसे लिखा जाएगा। ये उसकी जमा है। उसके बाद और कौन सा बचता है इसके अंदर? अस्सिफातो लिखा है ना, तो अस्सिफत, अस्सिफत, अल-लयाली, नफ्स, अल-माओ, अशिया और अल-अर्ज, और उसके बाद अस्समाओ का अस्समावात। ये हो गया। तो इस तरीके से ये ग्रामर में जितना मैंने बोर्ड पे करा दिया, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अब बाकी बचता है 10 नंबर आपके तराजिम का और उसके बाद आपके मज़मून का। मज़मून के ताल्लुक़ से बताऊं आपको कि ये मज़मून आपका 4 नंबर का है, ठीक है ना। 4 नंबर के मज़मून के बारे में आप ये जान लो कि आप 3 मज़मून और हर मज़मून के लिए 5 लाइन। कितने लाइन? 5 लाइन। और 1 लाइन छोड़कर 1 सेंटेंस आपको 1 लाइन में लिखना रहेगा। तो गोया कि आप अगर 5 सेंटेंस अच्छे से लिख देंगे तो ये 4 नंबर। गोया कि आप अगर चाहें तो 5 तिहाई 15 लाइन आप अच्छे से तैयार कर लें। मैं इंशाअल्लाह कल ये 3 मज़मून जो इम्तिहान में आया है वो मैं सर को दे दूंगा और आप वो अपने नोटबुक पे वही लिख लीजिएगा। वही सीक्वेंस में आप 5-5 सेंटेंस 1-1 लाइन छोड़ करके लिखिएगा। वो मैं लिख करके सर को दे देता हूँ, वही सेंटेंस आप याद कर लो। और उसके अलावा कोई भी मज़मून आपके पास आपके पेपर में नहीं रहेगा। वो मज़मून क्या है? एक है वतनी, ठीक है ना, और एक है मदरसती और एक है बैती। अब देखिए 3 का एक ग्रुप है और 6 मज़मून का एक ग्रुप और है। तो एक तो ये दिया जाएगा, लेकिन बाकी 3 जो मज़मून रहेगा वो तीनों अलग अलग से। जैसे मिसाल के तौर पर फ़ज़ाइल अम है, पे डाल दिया जाएगा, या बकरा लिख दिया जाएगा, या लहासूब लिख दिया जाएगा, या अलजवाल लिख दिया जाएगा, मतलब कंप्यूटर या मोबाइल, या इस तरीके से, या कोई परिंदा या कोई जानवर का नाम लिख दिया जाएगा। तो ये सब रहेगा। लेकिन उस ग्रुप में आप देखिएगा कि उन 2 के साथ आपको एक वर्ड, एक लफ्ज़ ये मिलेगा जिसका नाम रहेगा क्या? वतनी। एक पेपर में वतनी, बाकी 2 कुछ भी रहे। एक पेपर में बैती और कुछ भी 2 रहेगा। एक पेपर में मदरसती और भी कुछ रहेगा। लेकिन जो भी 5 पेपर है उन 5 पेपर में ये तीनों में से क्या है? एक आएगा। मतलब ये
कि आपको ये 4 नंबर में उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। खाली आप 3 मज़मून और हर मज़मून के लिए सिर्फ 4 या 5 लाइन और नंबर डाल करके 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, इस तरीके से 5 नंबर तक 5 सेंटेंस मैं आपको लिख करके तरतीब से सर के पास दे दूंगा। सर या जो टीचर होंगे वो आपको बोर्ड पे लिखा देंगे, क्योंकि इसको बाहर करना या बोलना ये हमारे और आपके लिए नुकसानदेह है। इसलिए आप इन्हीं 3 मज़मून को 5-5 लाइन याद कीजिएगा। और मैंने बोला अरबी के पेपर को 1 लाइन छोड़ करके आपको लिखना रहेगा। 5 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। और जो भी सेंटेंस रहेगा वो बहुत छोटा सा 4-5 वर्ड का एक सेंटेंस रहेगा जो आपके 1 लाइन में आ जाएगा। बार बार आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा और उसी चीज़ को जा कर के आप मज़मून लिख दीजिएगा, तो ये आपका 4 नंबर हो जाएगा। अब बाकी बचता है 6 नंबर का, आपको ट्रांसलेट करना है। 6 नंबर ट्रांसलेट में मैंने बताया कि 2 लेसन अगर आप परफेक्ट कर लेते हैं, लेसन नंबर 1 कुरान और हदीस और लेसन नंबर 2 क्या है अल अमलु मिन अमल यदिही, ये अगर आप कर लेते हैं दोनों तो आप इंशाल्लाह ये 6 नंबर आपको मिल जाएगा। तो मतलब बाकी तो चीज़ आपने जो किया ना वो तो मतलब ये सोच के बैठो, या मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं चाहता हूँ कि ए से लेकर के जेड तक जितने बच्चे हैं उनमें 38 के बाद 38, 39, 40 मतलब यहाँ तक आप लोग कवर करें। नहीं तो अगर सिर्फ पास ही कराना है तो हमारे लिए 1 घंटा और 1 दिन काफ़ी है। मतलब जो ये चाहता है मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड, मैं उसको अगर 24 घंटे में 4 घंटा बैठा के पढ़ा दूँ तो वो फेल नहीं हो सकता। जिस सब्जेक्ट से जोग्राफिया है, तारीख़ है, उर्दू है, अरबी है, ऐसे सब्जेक्ट मेरे लिए 24 घंटा बहुत है। अगर उसको